नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे रीजनिंग के बारे में, यानी RS परी 2021 में जो भी रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे गए थे, आज हम उनका डिस्कशन करेंगे और उनका बहुत ही आसान तरीके से सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन RS परी 2021 रीजनिंग में पूछा गया था एक वेन डायग्राम से रिलेटेड कि बास्केटबॉल के कुछ खिलाड़ी वॉलीबॉल भी खेलते हैं, यानी बास्केटबॉल के कुछ खिलाड़ी है जो वॉलीबॉल भी खेलते हैं और वॉलीबॉल के कुछ खिलाड़ी बैडमिंटन खेलते हैं। बास्केटबॉल का कोई भी खिलाड़ी बैडमिंटन का खिलाड़ी नहीं है। इसका मतलब जो भी बास्केटबॉल का खिलाड़ी है वो उनमें से एक भी खिलाड़ी ऐसा नहीं है जो बैडमिंटन खेलता है। इसका मतलब बास्केटबॉल और बैडमिंटन के बीच में कोई भी कॉमन लिंक नहीं है, यानी दोनों में बास्केटबॉल और बैडमिंटन के बीच में कॉमन लिंक नहीं है। ठीक है, तो इसका सही वेन आरेख क्या होगा? तो क्या हो जाएगा? देखो, बास्केटबॉल और वॉलीबॉल में कुछ खिलाड़ी कॉमन है तो ये बास्केटबॉल और ये वॉलीबॉल हो जाएगा, क्रॉस हो जाएंगे। इसी प्रकार वॉलीबॉल और बैडमिंटन में भी कॉमन है तो उनका भी एक कॉमन बन जाएगा, और बास्केटबॉल और बैडमिंटन में कॉमन नहीं है तो इस कारण ये दोनों अलग अलग रह जाएंगे। तो ये हमारा इसका सही वेन डायग्राम हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था दावा और कारण, यानी हमें एक कोई दावा दे रखा था और उसका कारण आगे दे रखा था। तो हमें ये पता करना था कि जो दावा है, जो कारण है, वो दावे का सही व्याख्या करता है या नहीं करता है। ठीक है, तो दावा हमारा ये था कि सही काम के लिए सही व्यक्ति का चयन सही वेतन पर चयन करने का सही दृष्टिकोण है। यानी आपका कोई बिजनेस है, उसके अंदर किसी काम के लिए किसी व्यक्ति को चयन करना है तो आप उसको सही वेतन भी दोगे और उसका चयन सही दृष्टिकोण से भी करोगे और एक अच्छा व्यक्ति चुनोगे आप बिजनेस में। ठीक है, तो उसका कारण दे रखा है कि गलत चुना गया व्यक्ति एक दायित्व है। इसका मतलब ये कहना ये चाह रहा है कि अगर आप कोई बिजनेस चला रहे हो और आपको एक व्यक्ति की जरूरत थी और आपने वो व्यक्ति ले लिया और गलती से मानो कि वो व्यक्ति आपने गलत चूज कर लिया, तो अब उसका दायित्व आपके ऊपर ही आएगा, क्योंकि आपने गलत चूज किया है तो अब उसको संभालना आप ही को है। यानी ये आपका क्या हो गया, दायित्व हो गया। यानी यहाँ ये जो कारण है वो सही है, दावे का सही कारण है, यानी दोनों ए तथा आर सही है। ठीक है, तथा आर है वो ए की सही व्याख्या करता है, जो कारण आर है वो ए की व्याख्या भी सही करता है। इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2 हो जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। ये ब्लड रिलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन था, तो हम ब्लड रिलेशन में एक ही चीज ध्यान रखना है, क्या तो मेल दे रखे होंगे या फीमेल, तो हमें किसी एक चीज से डिनोट करना है ताकि हमारा क्वेश्चन आसान हो जाए। तो जैसे मैंने यहाँ पे क्या कर दिया है, जो भी मेल होंगे उनको मैंने स्क्वायर की फॉर्म में यानी वर्ग के रूप में डिनोट करूंगा, और जो भी फीमेल है उनको सर्कल की फॉर्म में डिनोट करूंगा, ताकि समझने में आसानी रहेगी कि कौन मेल है और कौन फीमेल है। तो हमारा क्वेश्चन पूछा गया था कि वीरेंद्र राजेंद्र के पिता का लड़का है, यानी वीरेंद्र। तो सबसे पहले देखेंगे हम, नीचे वीरेंद्र है तो वीरेंद्र राजेंद्र के पिता का लड़का है। ठीक है, तो वीरेंद्र और राजेंद्र के पिता एक ही हुए, इसका मतलब तो वीरेंद्र राजेंद्र के पिता का, यानी वीरेंद्र और राजेंद्र क्या है, दोनों भाई है, फिर उनके ये एक पिता हो गए। उसके बाद राजेंद्र की बुआ मंजू है, यानी जो राजेंद्र है उसकी बुआ यानी उसके पापा की बहन, वो कौन है, मंजू, फीमेल है तो हमने सर्कल से डिनोट कर दिया। उसके बाद आदर्श मंजू का पति है, यानी मंजू का पति आदर्श है तो हमने इससे डिनोट कर दिया कि ये इसका क्या है, पति है। और प्रकाश का दामाद है, यानी प्रकाश का दामाद, यानी मंजू के पापा का नाम प्रकाश है क्योंकि उनका दामाद कौन है, आदर्श है, तो ये प्रकाश को पीछे डिनोट कर दिया। वो क्या हो गया, इसका मंजू का पिता हो गया। तो प्रकाश राजेंद्र से कैसे संबंधित है, यानी जो प्रकाश है ये राजेंद्र से, तो जैसे हमने ये फ्लो चार्ट बनाया तो हमारा बिल्कुल आसान हो गया समझने में कि राजेंद्र और प्रकाश के बीच क्या संबंध है। तो प्रकाश राजेंद्र के क्या लग रहे हैं, दादा लग रहे हैं, तो ये हमारा क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा दादा। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है डायरेक्शन टेस्ट से, यानी कि दिशा परीक्षण के बेस पे है। तो जब घड़ी सुबह के 7:45 दिखाते हैं, यानी सुबह जब 7:45, तो देखो फर्स्ट डायग्राम में 7:45 यानी सांस जो घंटे की सुई है वो सांस से थोड़ी सी ज़्यादा, और 45 मिनट यानी कि 9 पर होगा, मिनट की सुई 9 पर होगी दिखाती है। तब मिनट की सुई पूर्व, यानी मिनट की सुई पूर्व दिशा को, अगर इसको हम पूर्व मान लेंगे तो ये क्या हो जाएगी, पश्चिम, और पूर्व और पश्चिम ये तो ये नीचे वाली उत्तर और ऊपर दक्षिण चली जाएगी। ठीक है,
तो 3 घंटे बाद, तो जैसे इसमें 3 घंटे जोड़ोगे तो 7:45 प्लस 3 घंटे कितना हो जाएगा, 10:45 हो जाएगा। तो 10:45 पे यानी घंटे की सुई 10 से थोड़ी सी आगे होगी, और 45 यानी मिनट की सुई तो वही वही होगी, 9 के ऊपर होगी। तो घंटे की सुई किस दिशा को इशारा करती है, तो हम देखेंगे पहले वाले डायग्राम से, ये पूर्व थी और ये दक्षिण थी। तो घंटे की सुई कहाँ पर है, पूर्व और दक्षिण के बीच में। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, पूर्व और पूर्व दक्षिण दिशा हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए चित्र में आयत पुरुषों को, यानी आपको एक डायग्राम दे रखा है, इसमें जो आयत है वो किसको डिनोट कर रहा है, पुरुषों को डिनोट कर रहा है। त्रिभुज शिक्षितों को, यानी जो त्रिभुज है उसके अंदर जितने भी लोग आ रहे हैं वो सारे क्या है, शिक्षित है, ग्रेजुएट है। ठीक है, उसके बाद व्रत शहरी को, यानी जो व्रत है सर्कल के अंदर जितने भी लोग हैं वो क्या है, कैसे लोग हैं, शहरी है। और वर्ग सरकारी, यानी वर्ग के अंदर जितने भी लोग हैं वो क्या है, सरकारी है, गवर्नमेंट कर्मचारी है। तो निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षित पुरुष जो शहरी नहीं है, यानी सबसे पहले तो हमें कौन सा देखना है, शिक्षित देखना है, और क्या देखना है, पुरुष देखना है, और क्या नहीं होना चाहिए, शहरी नहीं होना चाहिए। शहरी नहीं होना चाहिए यानी व्रत के अंदर नहीं होना चाहिए, पहली बात तो। दूसरी बात शिक्षित होना चाहिए, तो शिक्षित किस में है, त्रिभुज में है। फिर पुरुष होना चाहिए, तो पुरुष कहाँ पर है, आयत में है। ठीक है, तो ऐसा जो शिक्षित भी है, पुरुष भी है, लेकिन शहरी नहीं है, तो ऐसा कौन सा है, सिर्फ हमारे पास ये 11, क्योंकि जो नीचे 5 है वो शिक्षित तो है पर क्या है, पुरुष नहीं है। फिर जो 4 है वो शिक्षित तो है लेकिन क्या है, शहरी है। तो ऐसा 11, टोटल 11 लोग ऐसे हैं जो शिक्षित भी है, पुरुष भी है और शहरी नहीं है। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो डायग्राम में सिर्फ दे रखा था और हमें इसको फाइंड आउट करके बताना था। फिर अगला क्वेश्चन था, एक कथन और 2 निष्कर्ष दे रखे थे हमें, तो हमें ये ज्ञात करना था कि कौन सा निष्कर्ष सही से अनुसरण करता है। तो जैसे कथन पहला था कि आजकल माता पिता अपने बच्चों में उत्तम विकास के लिए कुलीन शिक्षण संस्थाओं को कितनी भी फीस देने को तैयार रहते हैं, यानी जो अच्छे अच्छे शिक्षण संस्थान होते हैं तो वहाँ पर कितनी भी फीस दे करके माता पिता अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं उनके विकास के लिए। ठीक है, तो इसका निष्कर्ष है, माता पिता पर अच्छे शिक्षण संस्थानों के माध्यम से अपने बच्चों के उत्तम विकास की धुन सवार है। हाँ, हम कह सकते हैं, क्योंकि अच्छे शिक्षण संस्थानों में कितनी भी फीस दे सकते हैं, वो कितनी भी फीस देने को तैयार है। इसका मतलब क्या है, उनके ऊपर उत्तम विकास की धुन सवार है अच्छे शिक्षण संस्थानों में बच्चों को पढ़ाने के लिए। फिर आजकल सभी माता पिता बहुत पैसे वाले नहीं, ये जरूरी नहीं है, सारे माता पिता पैसे वाले नहीं हो सकते, इसके बारे में कोई नहीं कर। तो निष्कर्ष 1 तो सही है और निष्कर्ष 2 गलत है। तो क्या हो जाएगा, केवल निष्कर्ष 1 अनुसरण करता है, इसका निष्कर्ष 1 ही सिर्फ अनुसरण करता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था, एक कथन और 4 तर्क दे रखे हैं, यानी एक कथन था और 4 तर्क थे। तो कौन सा तर्क इसका सबसे मजबूत वाला तर्क था। ठीक है, ये हमें ढूंढना था। तो क्या मोटरसाइकिल को चलाते समय चालक और पिछली सीट पर बैठे व्यक्ति दोनों के लिए हेलमेट पहनने के नियम का कठोरता से पालन करवाना चाहिए, यानी जब कोई बाइक चलाते हैं, ठीक है, तो जो चालक और जो पीछे बैठा है दोनों को हेलमेट पहनना चाहिए, तो ये रूल है, तो ये कठोरता से पालन करवाना चाहिए या नहीं। तो इसके तर्क दे रखे हैं, नहीं। पहला तर्क क्या है, नहीं, प्रत्येक व्यक्ति स्वयं के जीवन की रक्षा कैसे करनी है जानता है एवं इसके विवेक पर छोड़ देना चाहिए। नहीं, पहला तर्क क्या है, गलत है, इसका अनुसरण नहीं करता है। क्यों, क्योंकि जो नियम है लोग नहीं मानते पर उनको अप्लाई करना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, तो हेलमेट पहनना बहुत ज़रूरी होता है। अगर कोई लोग चाहते हैं कि नहीं मैं हेलमेट नहीं पहनूंगा तो वो नहीं चलेगा, क्योंकि रूल फॉलो करना ज़रूरी होता है। उसके बाद है दूसरा, हाँ यह नियम है और नियमों की पालना कड़ाई से सभी को करनी चाहिए। बिल्कुल नियम है तो नियमों की पालना सभी को कड़ाई से करनी चाहिए। फिर तीसरा है, हाँ यह आवश्यक है क्योंकि सिर शरीर का सबसे संवेदनशील नियंत्रक अंग है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जो सिर होता है हमारा वो सबसे संवेदनशील होता है, अंग होता है, इसे हेलमेट द्वारा सुरक्षित करना चाहिए। बिल्कुल सही है, तर्क 3 भी सही है। फिर चौथा क्या है, नहीं यह सिर की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं करता, बहुत बिल्कुल गलत बात है, ये सिर की सुरक्षा निश्चित करता है। इसका मतलब क्या है, तर्क 2 और तर्क 3 क्या है इसके मजबूत पक्ष है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में आयत व वर्गों की कुल संख्या कितनी है। तो जो डायग्राम दे रखा है उसमें आयत और वर्ग जो भी है टोटल मिला के कुल कितनी संख्या है। तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे जो एक छोटा सा बॉक्स है, ठीक है, तो एक छोटा सा बॉक्स है, तो इसके अंदर कितना आयत होता है, हम क्या करेंगे, गिनती लिखेंगे 1 2 फिर 1 2, यानी कि ये यहाँ पर 1 + 2 कितना हो जाएगा 3, और यहाँ पर भी 1 + 2 कितना हो जाएगा 3, और इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 × 3 कितना हो जाएंगे 9, यानी इस छोटे से बॉक्स में टोटल कितने आयत और वर्ग है 9 है। ठीक है,
तो इसके अंदर 9 है, तो जैसे एक छोटा सा है इसमें भी 9 हो गए ये, फिर जो बड़ा वाला है उसमें भी 9 हो गए और छोटे वाले में भी 3 इंटू 3 9 हो गए, तो 9 और 9 18, तो ये हो गए। उसके बाद जो एक बड़ा वाला आयत है उससे भी कुछ आयत बन रहे हैं, तो देखो पहला एक ये आयत बन रहा है, फिर ये दूसरा आयत बन रहा है और तीसरा ये टोटल पूरा बन रहा है, ठीक है। तो कुल मिला के 3 इससे बन गए, तो टोटल मिला के कितना हो गए 21, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 21, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कथन व 2 पूर्ण धारणाएं दी गई है, यानी एक तो कथन दे रखा है, उसकी 2 पूर्व धारणाएं, पहले से धारण की हुई अवधारणा, ठीक है। तो हमें देखना है कि कौन सी पूर्व धारणा अंतर्निहित है। तो ललिता के पास पुस्तकों का विशाल संग्रह है, ठीक है, एक लाइब्रेरी है बहुत बड़ी, और वह अपने संग्रह में सम्मिलित करने के लिए नई पुस्तकें खरीदती रहती है, यानी लाइब्रेरी के अंदर और भी पुस्तकें बढ़ाने के लिए वो खरीदती रहती है, ठीक है। तो पहली पूर्व धारणा क्या है, ललिता ने जो पुस्तकें खरीदी है वह प्रत्येक पुस्तक पढ़ी है, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं कह रखा कि जो उसने खरीदी है वो सारी पढ़ रखी है, ऐसा बिल्कुल नहीं दे रखा, सिर्फ उसको पुस्तकें इकट्ठी करने का शौक है, उसको पढ़ने का शौक है या नहीं ये बात हमें नहीं बता रखी। तो पहली पूर्व धारणा गलत है। ललिता को पुस्तकों के लिए प्यार और जुनून है, बिल्कुल उसको पुस्तकों के लिए प्यार और जुनून होगा तभी वो इतनी संग्रहित कर रही है, ठीक है। तो इसका दूसरी पूर्व धारणा सही है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न आरेख में निम्नलिखित अक्षरों को अंकों, यानी जो डायग्राम दे रखा है उसके अंदर जो अक्षर दे रखे MNP, PQR, RST, TUV, ठीक है, जो अक्षर दे रखे हैं तो उनके कुछ कोड दे रखे हैं, जैसे 1 से लेकर 9 तक में से कोई भी कोड हो सकता है, जैसे P का 1 हो गया तो बाकी का कोई और होगा, तो 1 से 9 तक में किसी का भी कुछ भी कोड हो सकता है, ठीक है, ये दे रखा है, प्रदर्शित किया जाता है। तो जो इस प्रकार है, क्या दे रखा है कि M+N+P, यानी जो M+N+P है, फिर P+Q+R, तो ये वाली लाइन होगी P+Q+R, फिर R+S+T, यानी ये वाली RST होगी, फिर T+U+V, ये T+U+V वाली होगी, जो किसके बराबर 13, यानी इनमें जितने भी 3 के पेड़ बन रहे हैं सभी का योग कितना है 13 है, ठीक है। तो ये हमें दे रखा है, तो इन सभी का योग 13 दे रखा है। तो हमें क्या ज्ञात करना है कि R किस अंक को प्रदर्शित कर रहा है, यानी जो R है वो किसको प्रदर्शित कर रहा है। तो हमें पता है M+N+P किसके बराबर है 13 के बराबर, ऐसे ही PQR किसके बराबर है 13 के बराबर है, तो ऐसे ही सबका योग 13 है। तो हमें कॉम्बिनेशन बनाने होंगे, 1 से लेकर 9 तक गिनती दे रखी है हमें, 1 से 9 तक अंक, तो उनमें से कोई भी एक अंक चूज करना पड़ेगा और फिर हमें पता करना पड़ेगा कि कौन सा सेटिस्फाई हो रहा है। तो हम 1 से 9 तक सारे अंक तो चेक नहीं कर सकते आर के लिए, तो हम क्या करेंगे ऑप्शन से देखेंगे, क्योंकि 1 से 9 तक सारे चेक करेंगे तो हमें टाइम लगेगा। तो हमने ऑप्शन से देखा, तो जैसे ऑप्शन सी को अगर हम अप्लाई करते हैं, ठीक है, अगर 4, तो आर का मान अगर हम 4 रखते हैं तो हमें पता है कि PQR इस पूरी लाइन का योग कितना होना चाहिए 13, तो 13 में से 4 आर का मान हो गया, तो पीछे कितना बचा 9, यानी P और Q का मान कितना होना चाहिए मिला के 9 होना चाहिए। तो जैसे Q को मैंने 7 नंबर दे दिया तो P कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। फिर फर्स्ट वाली लाइन में M+N+P भी 13 था, जब P 2 हो गया तो पीछे कितना बचा 13 में से 2 गया तो 11 बचा, यानी M और N का मान कितना होना चाहिए कुल मिला के 11 होना चाहिए। तो M को 6 मानूंगा तो N कितना हो जाएगा 5, तो ये 11 हो जाएगा। फिर RST को देखते हैं, तो R का मान 4 हो गया, तो फिर S और T का मान कितना बचा 9 बचा, तो एक को 8 मान लिया और एक को 1 मान लिया, ये हो गया। फिर लास्ट वाला देखेंगे कि T 1 हो गया, तो U और V हमारे पास 2 ही अंक बचे थे 3 और 9, तो 3 और 9 देंगे तो ये सेटिस्फाई हो जाएगा। इसका मतलब जो भी दे रखा है सभी का मान कितना आ रहा है 13, इसका मतलब R का मान क्या है 4, तो हम यहाँ से ऑप्शन से वैल्यू रखेंगे और फिर उसको सेटिस्फाई करने की कोशिश करेंगे। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा 4 R का मान। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, माना किसी कूट विशेष में, ठीक है, टाइगर को QDFHS की तरह लिखा जाता है, यानी जो टाइगर वर्ड है, ठीक है, उसको QDFHS की तरह लिखा जाता है। जो मेरिट है उसमें उसको इस प्रकार लिखा जाता है। तो हमें क्या पूछा है कि जो फ्रोजन शब्द है उसको किस तरह लिखा जाएगा। तो सबसे पहले हम इसका टाइगर और मेरिट से कोड ढूंढने की कोशिश करेंगे कि इसमें कौन सा कोड लगाया है इसने, ठीक है। तो हम देखते हैं कि जैसे सीरीज देखने की कोशिश करते हैं, तो जो टाइगर है तो देखेंगे कि जो एक तो क्रॉस हुआ है, एक तो सारे वर्ड क्रॉस हुए हैं, इधर से उधर गए, और दूसरा क्या हो रहा है कि सभी में से -1 हो रहा है। जैसे देखो
टी में से -1 करोगे तो क्या क्या आ जाएगा, एस आ जाएगा। तो एस देखो यहाँ पर ये एस दे रखा है। फिर आई में से -1 करोगे तो एच, ये एच दे रखा है। जी में से -1 करोगे तो एफ, यानी सभी से एक तो क्रॉस भी हो रहा है और एक -1 भी हो रहा है। ऐसे ही हम मेरिट में देखेंगे तो उसमें भी वही हो रहा है, सभी में क्रॉस भी हो रहा है और -1 भी हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, फ्रोजन में भी -1 भी करेंगे और सभी में क्रॉस भी करेंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, तो ये आर एस परी में रीजनिंग से रिलेटेड बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, तो कुछ नहीं है, बहुत ध्यान से आराम से क्वेश्चन को अटेंड करना है और बहुत ही इजी क्वेश्चन दे रखे हैं। क्वेश्चन में क्या दे रखा है उसको ध्यान से पढ़ना है और फिर उसको आराम से सॉल्व करना है। धन्यवाद।